वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। आज हमारे साथ बहुत इज़्ज़त-माब मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब पहली दफ़ा मौजूद हैं और मेरा बहुत दिल चाहा, कल इनसे बात हुई तो मेरा बहुत दिल चाहा कि इनका तज्ज़िया लिया जाए क्योंकि ही इज़ यूजुअली जनरली मोस्टली ऑन स्पॉट, ऑन टारगेट। वेलकम सुहरवर्दी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया जॉइन करने का। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। नहीं, the honor is all mine। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का उन्वान मैंने जो रखा वो है कि इमरान खान की मकबूलियत फसाना या हकीकत। तो ये हमारा उन्वान है, इसी से स्टार्ट ले लेते हैं, फिर आगे जहाँ मर्जी चले जाएंगे 10-15 मिनट के लिए। तो आप ये बताइए, इमरान खान बहुत ज़ोर शोर से जिस दिन से वो आउट हुए हैं उस दिन से वो इलेक्शन मांग रहे हैं, और वो इस तरह से इलेक्शन मांग रहे हैं कि जैसे वो उनको पता है कि वो 2/3 क्या तिहाई लेके आ जाएंगे, मतलब सारा पार्लियामेंट लूट लेंगे सारा। और बहुत लोग जो हैं, बहुत लोग बड़े नामी गिरामी लोग आजकल उनकी मकबूलियत की बातें कर रहे हैं। मैं एक तो मसला ये है कि बाहर बैठी हूँ और कोशिश करती रहती हूँ कि ऑन ग्राउंड मुझे पता लगे, जो लोग कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जैसे आप हैं, आप जानते हैं चीज़ों को, तो आपसे जानना चाहूँगी, लोगों से जानना चाहती हूँ, लेकिन आपसे ख़ुसूसन क्योंकि आप कंस्टिट्यूएंसी लेवल पॉलिटिक्स को जानते हैं। आप बताएं कि ये फसाना है या ये हकीकत है? कितने मकबूल हो गए हैं वो इन 3-4 महीनों में, या जितने भी उन्होंने नैरेटिव्स बनाए वो उन नैरेटिव्स को रोज गो के वो नैरेटिव चेंज करते हैं, कितनी ट्रैक्शन मिली है मुज़म्मिल साहब? देखिए, 2021 में इमरान खान तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार रहे थे जी। 2018 में उन्होंने जिन सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उन्होंने जब वो सीटें खाली की तो वो वही सीटें दोबारा नहीं जीत सके। और हम सब की एक राय थी कि 2018 के इलेक्शन जो हैं वो काफी इंजीनियर्ड थे और उनमें काफी मैनिपुलेशन थी इमरान खान साहब को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए। वो दो तरह की थी, एक तो इलेक्शन से पहले की गई विनिंग हॉर्सेस को लाकर, और एक इलेक्शन की रात आरटीएस बिठा कर की गई, क्योंकि वो विनिंग हॉर्सेस लाने के बाद भी वो जीत की पोजीशन में नहीं थे तो फिर आरटीएस को बिठाना पड़ा। अब सवाल ये है कि 2018 में जब इमरान खान साहब की पार्टी बूम पर थी, तमाम विनिंग हॉर्सेस उनके साथ थे, हलकों के अहम लोग उनके साथ थे, मुस्लिम लीग नून को 15% हलकों में उम्मीदवार भी नहीं दे सकी थी, तब भी इमरान खान को जितवाने के लिए आरटीएस बिठाने की जरूरत थी। तो क्या आज इमरान खान इस पोजीशन में हैं कि वो बगैर किसी आरटीएस की मदद के, बगैर विनिंग हॉर्सेस के, बगैर एस्टेब्लिशमेंट की मदद के आज खुद ही 2/3 जीत जाएं? मैं नहीं ये नैरेटिव मानता। ये सोशल मीडिया का नैरेटिव हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया को कोई मीडिया नहीं समझती और उसके ख्याल में ये एक निहायत फजूल चीज है और इस पर इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं वो उनको सहाफी भी नहीं समझती। उनका ख्याल है कि ये कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है। जर्नलिस्ट तो वो हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद हैं, लिहाजा उनका फोकस भी मेन स्ट्रीम मीडिया रहा है और वही है आज भी सोशल मीडिया उनका फोकस। आप नून की बात कर रहे हैं? मैं नून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी का भी कमोबेश यही ख्याल है, क्योंकि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सिंध है, रूरल सिंध है, और उस पर वहां भी अब वो समझते हैं कि उन्हें सोशल मीडिया की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून को है, क्योंकि ये अर्बन पंजाब की पार्टी है और अर्बन पंजाब में इस वक्त सोशल मीडिया की एक हैसियत है। इमरान खान का वोट बैंक क्या 2018 से बढ़ गया है? ये एक सवाल है। मेरे नजदीक 2018 से नहीं बढ़ा। जो उनका वोटर 2021 में उनसे नाराज हो गया था और उनको वोट नहीं डाल रहा था और वो हार रहे थे सीटें, उन्होंने अपने ही उस वोटर को दोबारा अपने करीब और अपने साथ जोड़ लिया है। और ये सियासी जमातों में होता है कि आप अपना वोटर आपसे नाराज हो जाता है, फिर आपका वोटर आपसे मान भी जाता है।
आप इसको वोटर का मूड स्विंग भी कहते हैं। 2021 में उनका वोटर उनसे नाराज था, 2022 के में उनके अदम एतमाद के बाद मजलूमियत की वजह से वो वोटर उनके पास वापस आ गया है। लिहाजा हमें 21 के बाद 22 में एक जंप नजर आता है कि जो 21 में। तो आप ये कह रहे हैं कि वोटर बेस इंक्रीज नहीं हुई, जो फॉल अवे हुए थे वही वापस जुड़ गए हैं, वो वापस जुड़ गए हैं और हमें बहुत प्रोएक्टिव वो जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा ये है कि बाय इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस में बहुत फर्क है। आप समझें, ये जो मंत्रा है, ये 17 सीटें जो पंजाब की थी, जिनमें से 20 सीटें जिनमें से वो 15 जीते हैं, और जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा रहा है कि वो जो है उन बड़ी मकबूलियत हो गई है क्योंकि वो 20 में से 15 सीटें जीत गए हैं। देखिए, खान साहब ने इन सीटों पर भी विनिंग हॉर्सेस को ही टिकट दिया, किसी पार्टी के वोटर रुकन को, कारकुन को तो टिकट नहीं दिया था। मतलब मैं आपको सबसे बड़ी बात तो हुई थी वो ये कि नून लीग ने पीटीआई के लोगों को टिकट दिए थे, जिसकी वजह से नहीं, खान साहब ने नून लीग के लोगों को टिकट दिए। मसलन मैं आपको बताता हूं कि अब भक्कर को आप ले लें, वहां सईद अकबर नवानी साहब जो हैं वो पहले 2018 में पीटीआई के उम्मीदवार थे और उसी हलके से हफीजुल्लाह नियाजी साहब के भाई इरफान नियाजी साहब नून लीग के उम्मीदवार थे। अब जब नवानी साहब नून में आ गए तो उन्होंने हफीजुल्लाह नियाजी के भाई को पीटीआई का टिकट दे दिया। ठीक है ना? तो बहुत से ऐसे हलके जो हमें नजर आए जहां पर खान साहब ने जो सेकंड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, मतलब इरफान नियाजी साहब सईद नवानी साहब से कुछ 2-3 हजार वोटों से हारे हुए थे। बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था 2018 में भी इन हलकों में। ये तो इसलिए ये हलके वेरी स्ट्रांगली कंटेस्टेड थे और ये कोई मुस्लिम लीग नून के भी स्ट्रांग हलके नहीं थे और पीटीआई के भी स्ट्रांग हलके नहीं थे। ये कंटेस्टेड हलके थे जो एक इमरान खान साहब ने इस वक्त निकाल लिए। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं क्योंकि पीएमएलएन इन नए लोगों को टिकट देने के लिए अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं ला सकी, लोकल लीडरशिप उसकी इन नए उम्मीदवारों के साथ चल ही नहीं सकी। ये पैराट्रूपर्स हो गए, हलकों में पहुंच गए। मतलब जब नवानी साहब हलके में पहुंचे तो आगे नून उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, नून पीटीआई के साथ जा चुकी हुई थी और बहुत सारे हलके में आपको इस तरह मिसाल देता हूं। तो लिहाजा मैं नहीं मानता कि ये 20 हलके कोई ऐसा बेंचमार्क है जिनके ऊपर हम अगले इलेक्शंस का मंजरनामा खींच सकें। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ और जिस तरीके से आपने कैंडिडेट्स का नाम लेके बताया है ऑडियंस को और मुझको, that really substantiates the argument, but I've also held the view कि एक मतलब नून लीग ने पीटीआई के लोगों को जिनको तोड़ा था उनको प्रॉमिस किया था, टिकट उनको दिए, रिजेंटमेंट थी, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी पार्टी के अंदर। और दूसरी बात ये थी कि नया एक गैर मकबूल इन्होंने बजट भी डिलीवर किया था और इन्होंने इमरान खान साहब की हुई जो थी एग्रीमेंट विद द IMF उसको इम्प्लीमेंट किया और प्राइसेस बढ़ाई। तो ये मेरा ख्याल है कि वाकई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि उस पर्टिकुलर बाय इलेक्शन को हम इंडिकेटर नहीं समझ सकते। लेकिन लोग जब बात करते हैं ना सुरवर्दी साहब, लोग कहते हैं यार मैं जहाँ जाता हूँ बस इमरान ही का नाम है। और अब आप देख लें हमारे एस्टीम्ड सेठी साहब वो कहते हैं ये तो भुट्टो के बाद जो लीडर है वो इमरान खान है, पॉपुलैरिटी में इमरान खान। तो सेठी साहब से लेकर और आम दोस्त जो कहते हैं सारे, वो तो जो ऑन ग्राउंड हैं वो कहते हैं बहुत हवा है इसकी। तो वो मैं हवा को पहचानना और समझना चाह रही थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस इलेक्शन को अगर हम छोड़ भी दें तो उसके अलावा आप ऑन ग्राउंड क्या देखते हैं कि आप दुकानों में जाते हैं, आप टैक्सी में बैठते हैं, आप वहां पे क्या रायामा है? देखिए, इस वक्त को पॉजिटिव तो नहीं है। इस वक्त एक नाराजगी मुस्लिम लीग नून से का वोटर भी मुस्लिम लीग नून से नाराज जरूर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो इमरान खान को वोट डाल देगा। मुस्लिम लीग नून का वोटर, ये पार्टी का वोटर जब आपसे नाराज होता है तो वो मुखालिफ को नहीं वोट डालता, वो खुद बैलेट पेपर तक नहीं पहुंच पाता।
ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि which can result in victory for the other person। अगर सारे घर बैठ गए यस, तो वो तो हाँ जीत जाएगा। तो आज की सूरत हाल में तो शायद इमरान खान भी ये सेंस करते हो कि वो जीत सकते हैं, लेकिन मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर 2023 में होते हैं तो फिर इमरान खान का वो चांस नहीं होगा जो आज चांस है। ओके उसकी उसकी ये बताइए तो क्या इस वजह से इमरान खान बहुत शिद्दत से इलेक्शन मांग रहे हैं कि उनका अभी चांस है और बाद में नहीं होगा, या वो अपने आप को वाकई पॉपुलर समझ बैठे हैं? उनके जहन में क्या चल रहा है आपके ख्याल में? देखिए, उनके जहन में दो चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर नवंबर गुजर गया तो अगर एस्टेब्लिशमेंट को वीक विकेट पे भी है तो वो उस फेज में से निकल आएगी। जो भी हो जाएगा नवंबर में, कताए बहस के एक्सटेंशन होती है या नए आर्मी चीफ आते हैं, दोनों सूरतों में खान साहब खुद को वीक होता नजर आते हैं। और उनके ख्याल में जो इस वक्त उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे, नवंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पे किया हुआ है, वो मजीद बैकफुट पे नहीं कर सकेंगे। और खान साहब को बिल्कुल अंदाजा है कि रहील शरीफ के बाद जनरल बाजवा को बेशक आ भी गए थे तो कोई पॉलिसी में इतनी खास तब्दीली फॉरेन चीफ के लिए करना मुमकिन नहीं होता। और अगर कहीं ये है कि इस वक्त खान साहब को फिक्स करने की पॉलिसी है और नया चीफ ऐसा नहीं आता जो प्रो खान है, तो खान साहब के लिए कंटिन्यूटी हो जाएगी पॉलिसी की और उनके लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं आएगी एस्टेब्लिशमेंट से। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि वो नवंबर से पहले इलेक्शन ले लें। अब जब वो नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं ले सके हैं, जिसकी उन्होंने कोशिश की है, अब वो ये कह रहे हैं कि जी जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक बाजवा साहब को कंटिन्यू कराएं और नया चीफ तो नए इलेक्शन के बाद ही लगना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल है कि इस कंटिन्यूटी में भी बाजवा साहब वीक ही रहेंगे क्योंकि स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे रुकिए ना, ये जो एक्सटेंशन वाली बात है इस पर आते हैं अलहदा से। लेकिन दूसरा सेकंड, आप जो कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा सा खुरेद लूं। आप कह रहे हैं कि नवंबर का उनको मसला पड़ा है, वो ये समझते हैं कि अगर चीफ चेंज हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो जाएगी, जितनी वीक है वो नहीं रहेगी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी वीक वाकई नजर आ रही है। इमरान खान के खिलाफ मेरी राय में, और ये मेरी राय है, आपकी क्या है मुझे नहीं पता, मेरी राय में उनके खिलाफ बड़े मजबूत और दुरुस्त केसेस मौजूद हैं। मतलब ये इकामा पजामा वाले केसेस नहीं है, ये प्रॉपर केसेस हैं करप्शन के, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो चीनी की एक्सपोर्ट हो, कुछ भी हो, बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो किसी अंजाम पे नहीं पहुंच रहे। अब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों है, किसी अंजाम पे? इसलिए मैं बताता हूँ, आप हथेली पे सरसों जमाना चाह रहे हैं और आप सब लोग का ख्याल है कि काम बहुत जल्दी हो जाए। देखिए, नवाज शरीफ को निकालने का प्रोजेक्ट 2014 अगस्त से शुरू हुआ धरने से और कंप्लीट जाके 2017 में हुआ और 100 पेशियां हुई एज प्राइम मिनिस्टर, उनकी डिस्ट्रिक्ट जीआईटी बनी और एक ड्यू, उन्होंने एक चीजों को एक ड्यू कोर्स प्रोसेस ऑफ लॉ में से तो गुजारा, कोई स्ट्रोक ऑफ पेन से तो नवाज नहीं गुजारा, पता नहीं किस चीज में से गुजारा, जो भी आप उसे मैनिपुलेटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कह लें, लेकिन एक देखिए ना जी, एक जुडिशियल प्रोसेस में से तो गुजारा ना जी उन्होंने। तारीखें भी डली, जीआईटी भी डली, कमीशन भी बना, सब वो फिर एहतसाब कोर्ट में ट्रायल भी हुआ, उसमें मियां साहब पेश होते, तारीख इस दौरान बाहर भी चले गए उनको तो एक टाइम लगा, एक फर्क बेशक नहीं मैं नहीं मान रहा ना फर्क, मेरे ख्याल में चीज। मेरा सवाल तो सुने, मेरा सवाल ये है कि एक आदमी जो वाकईतन मकबूल था, जो वाकईतन इलेक्शन जीत कर आया था, उसके अगेंस्ट ट्रम्प टप केसेस बनाना और फिर उनमें से कोई ऐसी चीज निकालना जो एंड तक नहीं निकल पाई, ठीक है ना, नहीं निकल पाई ना, एंड में क्या करना पड़ा, एक इकामा के ऊपर उनको बुला के पूछे बगैर तनख्वाह ना लेने पे उनको निकालना पड़ा, इसलिए 4 साल लगे, राइट, या 3 साल लगे।
अब फर्क ये है, इस फर्क पे जरूर थोड़ा सा तबसरा कीजिए कि वो आदमी वाकई इलेक्शन जीत कर आया था, ये आदमी इलेक्शन जीत कर नहीं आया था। उस आदमी के खिलाफ करप्शन के सबूत नहीं मिल रहे थे, उसके भाई के खिलाफ नहीं मिल रहे थे, उसके जिसके भी खिलाफ, मतलब वो ट्रम्प अप केसेस उनके मिनिस्टरों के खिलाफ किए, उनको अंदर डाला। वो क्या नाम था उनका, समथिंग अब्बासी, नहीं नहीं, हनीफ अब्बासी हनीफ, एफिड्रिन केस में, हाँ उनके ऊपर एफिड्रीन डाली, राना साहब के ऊपर हेरोइन डाली, खाकान साहब के ऊपर पता नहीं कोई तैनातियां डाल दी, वगैरह वगैरह वगैरह। एक भी आदमी कन्विक्ट जाहिर है नहीं हुआ, क्योंकि कन्विक्शन के लिए कुछ तो चाहिए होता है। तो बहुत बड़ा फर्क है, यहाँ पे सबूत भी मौजूद हैं, सारा कुछ है। तो व्हाई आर वी कंपेयरिंग कि सरसों पे तेल, सॉरी हथेली में तेल, सरसों जमाना, बड़ा फर्क तो है ना। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन फर्क है। इमरान खान साहब के खिलाफ काम शुरू हुआ, नहीं जी, इमरान खान साहब के खिलाफ काम शुरू हुआ है, आप समझें कोई जनवरी फरवरी से, बल्कि काफी हद तक फरवरी से काम शुरू हुआ है, जनवरी में तो कुछ नहीं। अक्टूबर जब नहीं उस दूसरी तरफ बात होती तो इनके खिलाफ कुछ शुरू करते ना। दूसरी साइड ने भी तो टाइम लिया ना, जनवरी तक चीजें बातचीत होती रही और चीजें तय होती रही, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, कैसे रोड मैप होगा। जब तक आप देखें ना, जाके मार्च में तो जाके नो कॉन्फिडेंस टेबल हो सकी, सारा कुछ इकट्ठा हो सका, और जब तक शेप अप ना होता दूसरी साइड से लड़ाई तो नहीं। आप देखें ना, आप खुद फौजी घराने से हैं, जब तक एक साइड क्लियर ना हो तब तक दूसरी साइड पे फौज लड़ाई नहीं शुरू कर सकती थी। तो उन्होंने दूसरी साइड पे लड़ाई तभी शुरू की जब एक साइड से उनकी बात बन गई। उसके बाद भी बनने के बाद आपने मूड स्विंग्स किए, आपने कहा हम छोड़ रहे हैं, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हाथ पांव फूल गए। उन्होंने कहा फौरन ही ये हुकूमत छोड़ ही ना दें अपने वोट बैंक के चक्कर में। तो लिहाजा बहुत इफ्स एंड बिट्स हैं। जाकर मैं समझता हूं जो काम शुरू हुआ है वो तो कोई जून जुलाई में जाके काम शुरू हुआ है खान साहब के खिलाफ सीरियसली, जब ये यकसुई हुई है कि खान साहब के खिलाफ कुछ करना है। और जी, उससे पहले आने के बाद जब तक आपने बजट नहीं दिया, आप IMF पे सीधे नहीं हुए, आपके बारे में ये कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि ये हुकूमत चलाएंगे और ये भाग नहीं जाएंगे, तब तक उन्होंने भी, आप समझे, वो भी बड़े शेकी चल रहे थे ना दोनों तरफ से। जब ये समझ आ गई, उन्हें भी ये समझते समझते जून जुलाई आ गया कि नहीं ये खड़े हो गए हैं पैरों पे, ये अब नहीं। मजे का पॉइंट बीच में लाए हैं, वो तो भाग रहे थे। हाँ, वो तो भाग रहे थे, भाग रहे थे। तकरीर लिखी गई थी, शहबाज शरीफ ने अपनी असेंबलियां तोड़ने की तकरीर लिख ली थी। अगर 25 मई की कॉल ना देता इमरान खान और तो ये खुद ही भाग रहे थे। उसकी कॉल ने इनको खड़ा कर दिए। तो शहबाज शरीफ साहब, अब आप उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि वो अपनी तकरीर भी लिख चुके थे। यस। और फिर वो नहीं भागे। वो इसलिए नहीं भागे कि देखिए इमरान खान साहब ने जो आखिरी जलसा किया जिसमें उन्होंने कॉल देनी थी, जिसके बाद वो पेशावर चले गए और उन्होंने कहा मैं अभी कॉल नहीं दूंगा, उस वक्त सीरियस गुफ्तगू हो रही थी मुल्क में नए इंतखाबात के लिए, क्योंकि लंदन आपके दोस्त मियां नवाज शरीफ साहब भी फौरन इंतखाबात में जाने की बात कर रहे थे। आपने मेरा दोस्त कह दिया। हाँ जी, आप बराबरी तो करनी है ना। अब आपने मेरा दोस्त कहा तो मैं आपका दोस्त ना कहूँ, ठीक है ना। तो इसलिए एक मरतबा मिली हूँ, आप 20 मरतबा या 50 मरतबा मिली। मैं तो नहीं। बहरहाल वो मियां साहब का भी ये ख्याल था कि हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, ये पेट्रोल महंगा नहीं करना चाहिए, गैस महंगी नहीं करनी चाहिए और हमारे वोट बैंक को बहुत नुकसान होगा। और आपको पता है उन्होंने एक दफा पूरी हुकूमत लंदन तलब भी कर ली थी। लेकिन अगर इमरान खान 25 मई की कॉल ना देते तो मैं समझता हूँ मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाता जी। 25 मई की कॉल के बाद सबका ये राय बनी कि अगर अब हमने कहा तो लगेगा हम खान साहब के डर से जा रहे हैं। ये बताएं। हाँ, ठीक है।
तो इसलिए मैं ये आपको कह रहा हूं कि मैं वाकयात से आपको ये साबित करना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ सीरियस काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने को जून जुलाई में शुरू किया है। आप मेरी और जून जुलाई में जो काम शुरू हुआ है, इसीलिए कहा हथेली पर सरसों ना दबाएं, फॉरेन फंडिंग का फैसला आ गया है। FIA ने आगे तहकीकात शुरू कर दी हैं। तोशा खाना का रेफरेंस स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है, जो 62(1)(f) का है, जिसमें ताहयात नाअहली है, जिसमें एसेट्स की डिक्लेरेशन में जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें खान साहब का जवाब आ गया है, अब दलाइल की स्टेज पर है। आप समझे, मेरे हिसाब से चीजें नवाज शरीफ से ज्यादा फास्ट स्पीड पर जा रही हैं, इसीलिए वो रो रहे हैं। नवाज शरीफ की चीजें इतनी फास्ट नहीं थी जितनी फास्ट लीगली इमरान खान की चीजें चल रही हैं। जाहिर है, ठीक बात है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और उतनी फास्ट इसलिए हो नहीं सकती क्योंकि या उससे ज्यादा फास्ट इसलिए हैं क्योंकि नवाज शरीफ के खिलाफ एक्चुअल केसेस थे नहीं, बनाने तो मैंने तो कंपैरेटिव एनालिसिस में जो आपने बात की ना, एक तासुर के लाडला और ये वो, आप जरा इमरान खान के फुट्स में आकर सोचें उसके, कि वो कहेगा कि नवाज शरीफ का तो मॉनिटरिंग जज के बाद भी इतनी तेजी नहीं थी जितनी मेरी बगैर मॉनिटरिंग जज के तेजी है। अच्छा, आई थिंक यू आर गिविंग इट अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। दूसरी बात, फ्लड आए में अभी पानी उतरना है मजीद, ये भाई साहब इलेक्शन मांग रहे हैं, और तो इन्हें दे कौन रहा है? इसमें पहला सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन मिल जाएगा इनको? पहला सवाल ये है, फिर आगे चलते हैं। नहीं मिलेगा? नहीं। तो इमरान खान क्या सोच रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब जब गुजरांवाला में जलसा कर रहे थे कि पॉलिटिशियन का काम है कोशिश करना, अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस वक्त किसी दिन एस्टेब्लिशमेंट को टिप करते हैं कि सुलह कर लो, उसके लिए तौसी के हक में भी बयान दे देते हैं बिलवास्ता के शायद ये टिप मैं आप मुतफिका तौसी ले लें, मैं भी हिमायत कर देता हूं। जैसे मुतफिका एक्सटेंशन पिछली हुई थी, वैसे इमरान खान ने बिलवास्ता पेशकश की है कि ये एक्सटेंशन भी मुतफिका हो सकती है। अगर तब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थे और उन्होंने आर्मी एक्ट पर वोट डाल दिया था, तो आज मैं ऑपोजिशन में हूं, मैं उसकी हिमायत कर देता हूं। आपने उस वक्त की ऑपोजिशन को जो ब्रीदिंग स्पेस दी थी आर्मी एक्ट पर वोट के वक्त, आज इस एक्सटेंशन के वक्त वही ब्रीदिंग स्पेस मुझे दे दें। मुझे सादा सी बात है क्या? That was then, this is now. वो बेशक, लेकिन आप देखिए ना, बात तो वो वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपने मेरे मुखालफीन के साथ सलूक किया वही मेरे साथ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे, इससे ज्यादा तो नहीं मांग रहे। नहीं, वो ये मांग रहे हैं, वो एक गैर आईनी चीज मांग रहे हैं। वो ना मिले मांगने को तो आप जान भी मांग सकते हैं, लेकिन बिटवीन दी लाइंस वो अपनी जान की ईमान मांग रहे हैं कि मुझे ना हिलना करें, मुझे सिस्टम में रहने दें, मुझे गेम में रहने दें, और आप बेशक तौसी ले लें, मैं आप पर से भी सुलह कर लेता हूं, और इसके एवज जो है वो ये मांग रहे हैं कि मुझे जो है नारो दे दिया जाए। अच्छा, अब लेकिन अब तो कोई नहीं मानेगा ना। देखें, जब आप 4 साल प्राइम मिनिस्टर थे, आपने 4 साल एक रट लगाए रखी, वो ये थी कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब वो इनसे नहीं बात करें, वो एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं। वो ताजा खबर आई है, बाजवा से डप आई है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट से मांग रहे हैं? जो आर्मी चीफ से, और इस मुल्क में बस आर्मी चीफ से मांग रहे हैं, और किससे मांग रहे हैं? जिसकी तौसीक की पेश। भाई मेरी बात सुने, जिस आर्मी चीफ से वो मांग रहे हैं, एक तो देखें उसमें सीरियस मामला है, आर्मी चीफ जा रहे हैं। आप कह रही हैं ना? नहीं, मैं नहीं कह रही, उनकी तारीख कह रही है बाबा। क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? हाँ, सकने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इट्स अ गिवन थिंग, ही हैज अ रिटायरमेंट डेट। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नहीं कहा कि जब तक सैलाब की रिहेबिलिटेशन मुकम्मल नहीं होती आर्मी चीफ नहीं बदलना चाहिए? सैलाब की रिहेबिलिटेशन तो अगले 10 साल नहीं होनी, तो क्या 10 साल बाजवा साहब बैठे रहेंगे?
बिल्कुल, तो मुझे बताएं। 2-3 साल तो बैठ सकते। नहीं, ये मौलाना साहब की बात जो है इससे मुझे काफी आपने बताई है। नहीं लीड सैलाब स्टोरी जब कहती उनका हैं। जो हाथ हुआ है, जो उनके साथ हाथ हुआ है, rehab is not नहीं नहीं, going to मैं ये happen। कह रहा हूँ कि मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि उनकी एक्सटेंशन जेरे बहस है पाकिस्तान में, इट्स ऑन द कार्ड्स है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनके अंदर अभी उसको एब्सोल्युटली राइट ऑफ नहीं किया गया, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा गया, राइट ऑफ नहीं किया गया, तो इसलिए ही इज स्टिल अ कैंडिडेट टू कंटिन्यू। ओके, चले इसके ऊपर एक दिन दोबारा बहस कर लेंगे। होता है या नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन ही इज अ कैंडिडेट, ही इज उनके स्टाइल से भी नहीं लग रहा वो जा रहे हैं। उनके स्टाइल से नहीं लग रहा कि वो जा रहे हैं। हाँ, बड़ी मजे की बात की आपने, स्टाइल है उनका, स्टाइल है। लेकिन जिस तरह वो चीजों को चला रहे हैं, जिस तरह इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्टिव हैं, जिस तरह सेक्रेटरी डिफेंस यूएसए का उनसे बात करता है, सारा अरब उनसे बात करता है, पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पाकिस्तान की वो चला रहे हैं, और अभी वो स्पेस वो किसी को देने के लिए तैयार नहीं, तो घर जाते तो नहीं लग रहे। अच्छा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। और ये भी देखे ना, ये 5 लोग हैं लाइन में जो बैठे हुए हैं, 5-6 लोग बैठे हुए लाइन में। एक तबसरा कीजिएगा कि इन 6 लोगों में इमरान खान साहब जब कहते हैं कि बाजवा साहब को एक्सटेंड कर दो, तोसी कर दो या मौखर कर दो डिसीजन को, तो अगर मौखर किया जाए या तोसी की जाए एक ही बात है, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, डजंट मैटर। बात यह है कि उन 6 लोगों में फैज हमीद साहब भी रिटायर हो जाएंगे, जो सारा झगड़ा जिस बंदे के बारे में था वो भी रिटायर हो जाएंगे अप्रैल में। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस बंदे को भी, who was the main crutch, right? इस बंदे को भी वो जाया करने को तैयार हैं अपनी इक्तदार की हवस में, जो उन्होंने अपने ज़हन में बना रखी है कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ और मैं तो बन जाऊंगा और ये होगा वो होगा। वो फैज हमीद को भी जाया करने को तैयार हैं। ये फैज हमीद साहब को बात समझ में आई है? Too late. Why? For Faiz Hamid bhi. Too late, huh? For Faiz Hamid it's too late. I think. सवाल ये है कि अब फैज हमीद साहब को ये पता लग गया है कि वो नहीं बन सकते। वो तो एक ही सूरत में बन सकते थे कि इमरान खान वापस बरसर इख्तिदार आ जाएं। और जो ये बात है कि 6 लोग हैं, इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने बहुत जल्दी अपना कैंडिडेट ओपन कर दिया। पाकिस्तान के बच्चे को पता लग गया कि इमरान खान ने फैज को चीफ बनाना। आप आम थड़े पे जो सियासत कर रहे हैं उसको भी पता है कि इमरान खान फैज को चीफ बनाना चाहता है। आज नहीं, आप मेरी बात, क्या जो बाकी 5 लोग रेस में हैं उनको 1 साल पहले या नवंबर में ये बात पसंद थी कि उनको, वो तो बिल्कुल ही राइट ऑफ हो गए हैं और रेस में सिर्फ फैज है? नहीं पसंद थी ना, तो इसीलिए उन्होंने फैज को हटवाया था। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब उन्होंने हटवा दिया था। अब इमरान साहब जो हैं, बात मैं जो चाह रही हूँ, जिस बात पे आपका मैं तबसरा चाह रही हूँ, वो ये कि इन्होंने फैज को भी ही हैज थ्रोन हिम अंडर द बस कि फैज भी दफाओ, जाए, मरे, जो मर्जी हो। नहीं, मेरी एक पीटीआई के बंदे से बात तो सुन ले। मेरी एक पीटीआई के बंदे से बात हुई, मैंने उसे कहा कि यार ये तोसी एक्सटेंशन वाला क्या रौला है कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते चीफ तब तक कंटिन्यू करे। उन्होंने कहा जी ये भी फैज के लिए स्क्रिप्ट लिखा है हमने। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे देखिए इमरान खान समझते हैं कि जनवरी फरवरी तक, अब मैं नवंबर तक तो इलेक्शन ले नहीं सका, और अगर मैं अब जोर लगाऊं भी तो जनवरी फरवरी या जैसे कि सेठी साहब कह रहे हैं मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे, बकौल सेठी साहब के जो बड़ी हवा बनाई जा रही है, और ये कि जी जनवरी फरवरी में हो जाएंगे, जनवरी पहले मार्च का कहा, अब जनवरी का कह रहे हैं ना।
और जनवरी का जो कह रहे हैं उसका वो ये भी कह रहे हैं कि जो अगला चीफ है वो केयर टेकर लगाएगी। नहीं वो ये कह रहे हैं, लेकिन खान साहब ने उसमें अमेंडमेंट की है कि मौजूदा चीफ अगले इलेक्शन तक कंटिन्यू करें। खान साहब का मतलब है मैं मार्च में वजीर आजम बन जाऊंगा और अप्रैल में फैज को लगा दूंगा। जी जी जी, ठीक है ना। तो अभी कहीं आपने जो ठीक है ना कि मैं मार्च में इलेक्शन जीत कर आ जाऊंगा और अप्रैल में फैज को। तौबा तौबा, हाँ वो कितना अच्छा स्क्रिप्ट है। इतना फाइन ट्यून करें कि जी मैं डिले भी, मैं जल्दी भी कराऊं, मैं डिले भी, और मैं इतने एग्जैक्ट टाइम पे कराऊं कि मैं अगला चीफ लगा सकूं। और अभी तक उनकी मंशा फैज है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में उनकी मंशा फैज नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पीडीएम किसी को ना लगाए। ये जो ऊपर टॉप में 5 हैं ये इनका मक्कू ठपेंगे। मतलब मक्कू ठपने से मतलब अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सियासत में मुदाखलत करेंगे नहीं करेंगे। पाकिस्तान आर्मी के बारे में हम तो कह सकते हैं कि वो हमेशा मुदाखलत करती ही है, तो वो अगले 5 भी लाइकली करेंगे। वो किस तरह से करते हैं? इंटरेस्टिंगली, जैसे बाबर इफ्तिखार साहिब ने कहा कि हम अब न्यूट्रल हो चुके हैं, तो न्यूट्रल होकर भी तो एक तरह की मतलब इन्होंने काम किया। और फिर मजहका खेज जो उन्होंने बात की, बता दें पिछले 2 साल में हम कहीं नजर आए हैं, यानी इट वाज एन एडमिशन कि पिछले 2 साल में हमने नहीं की, उससे पहले तो हम 70 साल करते रहे थे, राइट? तो आपकी बात में वजन है, आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरी बात में भी वजन है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या आगे अगले इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होंगे, क्योंकि अक्सर नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। मैंने किसी से पूछा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी, उसने कहा वो भी नाहल वो भी नाहल, दोनों नाहल लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। इससे बेहतरीन लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है, दोनों नाहल। नहीं, लेकिन जो मुझे प्लान पता चला है वो ये है कि फिर एक लेजिस्लेशन भी होगी और नाअहली को 5 साल का। वो तो देखें ना, जब इमरान खान नाहल हो जाएंगे 621F के तहत, फिर उन्हें जरूरत होगी उस नाअहली को खत्म करने की। अगली पार्लियामेंट में उस कानून साजी के लिए फिर बातचीत होगी। देखिए ना, एक स्टेज पर 58(2)B को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो भी तो यकसू हो गए थे, क्योंकि दोनों 58(2)B से डसे गए थे। तो लिहाजा दोनों जब दोनों 62(1)F से डसे जाएंगे तो दोनों उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। आपके ख्याल में कभी नवाज और इमरान यकसू हो सकते हैं? किसी खास अमेंडमेंट पे तो हो ही सकते हैं, किसी खास अमेंडमेंट पे हमायत तो की जा सकती है जिसका दोनों को फायदा हो। आप देखें, एक अमेंडमेंट नवाज शरीफ ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की भी तो 18वीं तरमीम में करवाई ली थी ना, हालांकि उसका नुकसान था उनके मुखालफिन को, लेकिन वो जो बाकी चीजें मांग रही थी उनके मुखालफिन, सूबाई खुद मुख्तारी और ये वो जब वो देने के लिए तैयार हुए तो तीसरी दफा वाली शिक हटवा ली उन्होंने, जो सिर्फ नवाज शरीफ सेंटर्ड थी उस वक्त, क्योंकि बेनजीर तो शहीद हो चुकी थी और आसिफ पीपल्स पार्टी को उससे कोई खतरा नहीं था। अब तो उसका मेन टारगेट सिर्फ नवाज शरीफ थे, लेकिन पॉलिटिकल बार्गेन में वो निकल आई। तो पॉलिटिकल बार्गेन में कब क्या निकल आएगा ये तो अभी मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन जब आपको जरूरत होगी इमरान खान को तभी वो बात करेंगे। देखिए, अभी वो समझते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सर पे आए थे, एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गए, और वो आज भी ये यकीन कामिल रखते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जरिए ही दोबारा आ जाएंगे। उन्हें ओ माय गॉड, वो यकीन कामिल रखते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के सर पे दोबारा हमारे सरों पे मुसल्लत होंगे, हो जाएंगे। इसीलिए वो उनकी सियासत का महवर ही एस्टेब्लिशमेंट है। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस में से किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट से ही लड़ते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से ही सुलह करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से मोहब्बत करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से नफरत करेंगे, उन्हीं से रास्ता बनाएंगे। अच्छा यार, यहाँ सवाल पैदा होता है,
इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इतना रुस्वा किया है, मैं कोई उसके लिए गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, बहुत से लफ्ज़ ज़हन में आ रहे हैं, इतना रुस्वा किया है। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट, और आखिरी सवाल ही करूँगी क्योंकि मेरा ख्याल है हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 34 मिनट्स ऑलरेडी। क्या इस्टेब्लिशमेंट राम हो जाएगी? देखिए, आपके पास टाइम कम है, नहीं तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहता था। वैसे तो इमरान खान ये सुना दें। वो दो लोग थे ना, उन्होंने कहा जर्मनी और जापान तरक्की कैसे करे, ने कैसे तरक्की की। उन्होंने कहा जर्मनी और जापान ने पहले अमेरिका पे हमला किया, फिर अमेरिका ने उन पे एटम बम मामला मारा, फिर उन्होंने तरक्की की। तो उन्होंने कहा फिर हम भी पहले अमेरिका पर हमला कर दें, फिर एटम बम मारें, फिर हम भी तरक्की कर लेंगे। तो दूसरे ने कहा अगर हम जीत गए तो फिर क्या बनेगा, वो तो हार गए थे। तो इमरान खान साहब नवाज शरीफ को कॉपी करते हैं। उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज के नाम जलसों में लिए, बहुत वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई और जलसों में नारे लगे बाजवा साहब के बारे में, पीडीएम के, और नवाज शरीफ के की तकरीर जो एपीसी और ये, तो उसके बाद उनकी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई। तो उन्होंने एन उस स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने भी वही किया है कि पहले रुसवा किया है और अब सुलह की कोशिश कर रहे हैं। पर देखें अब का तरीका बड़ा फर्क था। वो इमरान खान को तो नहीं समझ है ना वो फर्क तो इमरान खान को समझ होनी चाहिए। वो तो समझते हैं मैं नवाज शरीफ की तरह करूंगा तो मुझे नवाज शरीफ जैसे नतायज मिल जाएंगे। तो अब आप ये बताइए कि इनको ये नतायज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फिर इसके बाद हम करते हैं ना। देखिए, जो नतायज नवाज शरीफ को मिले हैं वो इमरान खान की हमाकत से मिले, वरना आर्मी एक्ट पर वोट के बाद कुछ नहीं मिल रहा था चंद जमानतों के अलावा, और कोई ब्रीदिंग स्पेस इतनी ज्यादा थी। वो तो अक्टूबर नवंबर के डिबैकल के बाद जिसको फौज ने अपने ऊपर हमला समझा और अपने सिस्टम पर हमला समझा, एक इंटरवेंशन समझी अपने इनर सिस्टम पे, और चीफ ने अपनी रिट को चैलेंज होता हुआ समझा और उन्होंने कहा कि ये तो अब फौज पे अपनी मर्जी के चीफ और अपनी मर्जी का सारा कुछ करने के चक्कर में एक स्क्रिप्ट लिखा है खान ने। तो अगर वो खान साहब वो हरकत ना करते तो शायद इतनी बड़ी लॉटरी ना निकलती शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की जितनी बड़ी निकल आई है। तो अब जब तक ये इत्तेहाद कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिसका फायदा इमरान खान उठा सके, तब तक मुझे लॉटरी निकलती नजर नहीं आती है। अच्छा, कोई लॉटरी नहीं निकल रही। हाँ, उसके लिए इतनी बड़ी गलती करना जरूरी है मुखालिफ की। बहुत बड़ी गलती करनी जरूरी है। यहाँ पे मुजम्मिल साहब बंद करते हैं बिकॉज वी बीन एट इट फॉर ओ माय गॉड क्लोज टू 40 मिनट्स, राइट? चलिए आप एडिट कर लीजिएगा। मुझे कोई एडिट मुझे नहीं आता एडिट करना। ठीक नहीं, सिर्फ वो रीजन नहीं है, आपका एक एक लफ्ज कीमती है तो वो तो एडिट करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अभी नहीं, मौजूदा मंजरनामे में नहीं बन रहा। तो आगे मंजरनामा तो ये और बूढ़े होते जाएंगे ना। वो कहते हैं महातीर मोहम्मद 91 ईयर्स की एज में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना है। मैं तो अभी 70 हूँ, 21 साल है मेरे पास, मैं महातीर से ज्यादा फिट हूँ। देखते हैं। ठीक है, देखें, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख। टाइम इज नो इशू। टाइम इज द इशू। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। I absolutely loved hosting you, and इंशाल्लाह बार-बार करते रहेंगे। इंशाल्लाह, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू।